चैप्टर 15 दैट इज आवर इन्वायरमेंट। बहुत अच्छे सुनिएगा, अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 15 दैट इज आवर इन्वायरमेंट। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए, आपको अभी लिखा जा रहा है यहाँ पे आर इन्वायरमेंट। दूसरी भाषा में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इकोसिस्टम लिख सकती हूँ। रीजन क्या है इसका, हम इसको किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को बायो के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ईवीएस का टॉपिक आपको पता है, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। अब वैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कैटालिटिक कन्वर्टर दिखाती हूँ, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर ये क्या होता है, कंपनीज वगैरह में जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है, वहां पे इकोसिस्टम को क्लीन करने के लिए ये जो उसके अंदर से एयर जो बाहर रिलीज होगा उसको इसके थ्रू पास आउट कराया जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये देखिए, मैं आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं बता रही, मैं मुझे आपको एक बात बतानी छोटी सी, जिसकी वजह से मैं ये शो कर रही हूँ आपको। दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि ये कंपनीज वगैरह में लगा होता है, और ये क्या करेगा, इसमें इतनी फैसिलिटी होती है कि जो पोल्यूटेड एयर है वो एक साइड से, मैं बाद में रिमूव कर दूंगी इसको, वैसे भी थोड़ा ब्लर है, बस मुझे डायग्राम से मतलब है। देखिए इसमें क्या फैसिलिटी है कि ये यहाँ से जो पोल्यूटेड एयर है वो जाएगा, और इधर से इसके अंदर से क्रॉस करता हुआ जब जाएगा तो यहाँ से फ्रेश एयर बाहर रिलीज होगा, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना बताने का मतलब है कि आपको क्या लगता है कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये एक प्रॉपर इंजीनियरिंग की डिमांड नहीं करता है? करता है। अब इसको बनाने के लिए, जैसे हार्ट से रिलेटेड आपको पता है पेस मेकर लगा होता है बहुत सारे पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है, तो इसमें, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, रीजन ये है कि जो ईवीएस का कोई स्टूडेंट होगा तो इन्वायरमेंटल साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। और जब सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं तो हम इसको किस टॉपिक में देख रहे हैं, हम इसको बायो में पढ़ रहे हैं। हम इसको किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, हम इसको बायो के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और बायो के अंदर जैसे आर इन्वायरमेंट लिखा जाता है तो इसका साफ सीधा सा मतलब हो जाता है इकोसिस्टम। क्या मतलब हो जाता है, इकोसिस्टम। आप जब कभी भी देखेंगे कोई बोलना चाह रहा है अगर कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, वैसी वहां पे कौन सी बात आ जाती है, वहां पे उठ के बात आ जाती है, वो घूमते फिरते कहीं ना कहीं से इकोसिस्टम को डायरेक्टली कंसर्न जरूर करेगा, ठीक है। अब मैं आपको इकोसिस्टम के डेफिनेशन को लिखना सिखाती हूँ, रटना नहीं है इसको। हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों का इकोसिस्टम जो है वो काम करता है। अगर हम यहाँ पे किसी ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो जब ये ह्यूमन बीइंग है या आप हैं, तो जैसे ठंड का टाइम आया तो आपने क्या किया, ब्लेजर निकाल लिया। आपको किसी मॉनिटर ने नहीं बोला कि आपको क्या करना चाहिए, ब्लेजर निकाल के पहनना चाहिए। आपको ठंड लगी तो आपने वहां पे निकाल के पहना। जैसी गर्मी का टाइम आया आपने वहां पे हल्के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो बायोटिक फैक्टर है नेचर के रिस्पेक्ट में जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन इज कंसर्न विद डायरेक्टली बायोटिक फैक्टर। तो ये बायोटिक होते हुए भी अबायोटिक फैक्टर इसको क्या कर रहा है, अफेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी अगर कहीं पे रह रही होती है, ठीक है, तो उसको जो नॉन लिविंग वहां पे उसका एटमॉस्फेयर है, इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, जो भी वहां पे उसको अफेक्ट कर रहा होता है, ये सब किसके पार्ट होते हैं, इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बेस पे इसके डेफिनेशन को क्या निकालते हैं, जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम को, तो साफ सीधी सी एक डेफिनेशन यहाँ पे निकल के सामने आती है कि
A system that includes all living organisms, that is biotic factors. देखिए, रटना नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे अगर एक बायोलॉजिकल एरिया बनाया, ठीक है, ह्यूमंस भी हैं इसके अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के बाद इसके अंदर बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स के बाद इसके अंदर बीटल्स भी हैं। क्या है? बीटल्स भी हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे काउंटलेस स्पीशीज रह रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं सब कंक्लूड करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये सब बायोटिक फैक्टर्स है। ये सब क्या है? बायोटिक फैक्टर्स है। और जब ये बायोटिक फैक्टर्स हैं तो इनको वहां का इनका जो अबायोटिक फैक्टर है दैट इज फिजिकल इन्वायरमेंट, वो अफेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो इनका जो ये टुगेदर फंक्शनिंग जो है उसके लिए हम कौन सा टर्म देते हैं? इकोसिस्टम का टर्म देते हैं, ठीक है। फटाफट मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, चलिए लिखिए इसको। इकोसिस्टम लिखिए इसमें, अ सिस्टम that includes that includes all living organisms, all living organisms biotic factors in an area as well as its physical environment, its physical environment that is abiotic factors functioning together. Functioning together. एक साथ काम कर रहे हैं ये। और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपस में भी इनका इंटरैक्शन है, मतलब ये दोनों बंदे भी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और इन सबको अबायोटिक फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंट भी क्या कर रहा है? अफेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब दोनों ही चीजें इसके अंदर फंक्शनल है, ठीक है। अब इसके बाद जब इकोसिस्टम को हम देखते हैं तो आपको एक छोटी सी बात समझ आई, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आप बोलेंगे अच्छा अब हमें ये बात समझ आ गई कि अगर कहीं पे कोई इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा है, रन कर रहा है, तो उस इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। इकोसिस्टम ऑलवेज कंटेन्स ecosystem always contains its two components which are बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये तो बचपन में भी बच्चे पढ़ते हैं, वही चीज है, कुछ नया नहीं है इसमें। बायोटिक कंपोनेंट्स दैट आर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, दो कंपोनेंट्स है ये। और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। आप अगर एक गार्डन में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि किसी गार्डन एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ आपको ग्रासेस दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे। अब अगर फ्लावर है तो ऑब्वियस है उसके आसपास घूमते आपको बीज भी नजर आएंगे, इंसेक्ट्स भी नजर आएंगे। ट्री है तो उसके ऊपर बैठा हुआ बर्ड भी नजर आएगा आपको। तो आप एक को दूसरे से एक्सक्लूड करके नहीं देख सकते, सबको एक साथ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंक्लूड करके देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर लिखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ, ये पेज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। कैसे, क्या रीजन है कि पॉन्ड को हमने इकोसिस्टम, इवन कि अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर आपने अपने घर में एक एक्वेरियम बना के रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वो भी एक इकोसिस्टम का टाइप है। ठीक है। लेक इकोसिस्टम मतलब क्या है कि वहां पे जो बायोटिक फैक्टर है और अबायोटिक फैक्टर है आपस में एक साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और एक साथ सर्वाइव भी कर रहे हैं। ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। चलिए हो गया ये। गार्डन भी लिख सकते, गार्डन इकोसिस्टम, एक्वेरियम, जो भी छोटा सा पार्ट है जो आप बाहर से अगर उसको ना भी डिस्टर्ब करें तब भी वो अपना एक क्या कर रहा है वहां पे, बिना डिस्टर्ब हुए अपनी खुद की कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करके रखता है खुद को सरवाइव कराने के लिए। ठीक। क्रॉप फील्ड्स वगैरह हैं, वहां पे भी ग्रास हॉपर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, सबके सब वहां क्या है, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स की खासियत क्या होती है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे तो आप उसको डायरेक्टली सरवाइव कराइए चाहे इनडायरेक्टली सरवाइव कराइए, वो प्लांट को बिलोंग करते ही करते हैं। कैसे बिलोंग करते हैं, तो अब हमारा एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज फूड चेन। बहुत आसान सा है ये, बट मैं इसको थोड़ा नए तरीके से आपको सिखाऊंगी। इसमें 10% लॉ वगैरह से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फूड चेन्स एंड वेब्स। अगर हम कहीं पे एक पर्टिकुलर फूड चेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन को समझने के लिए पहले क्या सीखना पड़ता है बच्चों को, पहले उनको सीखना पड़ता है ट्रॉपिक लेवल। क्या सीखना पड़ता है, ट्रॉपिक लेवल की पढ़ाई करते हैं पहले। देखिए इसमें 2-3 चीजें आप सीखेंगे, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नया सीख रहे हैं तो और अच्छी बात है। सबसे बेस में जब हम यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं, दैट आर प्रोड्यूसर्स, मतलब ये कंपार्टमेंट बोल सकते हैं आप, या फिर ये स्लॉट जो है वो मैंने किसके लिए बनाया है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए बनाया है। देन द नेक्स्ट स्लॉट बिलोंग्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन नेक्स्ट, इतना ज्यादा नहीं होगा, ये ऊपर का टर्शरी है ना, थोड़ा गैप कर देते हैं हम यहाँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा स्पेस दे दिया मैंने उसको। रीजन क्या है, इसको छोटा सा स्पेस क्यों देते हैं, मैं उसका रीजन भी बताती हूँ आपको। आपने कभी ऐसे सोचा है कि हम इस ट्रायंगल को उल्टा क्यों नहीं बनाते, ऐसे सोचा है कभी आपने कि ये जो ट्रायंगल है जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे उल्टा बना दे, ऐसा क्यों नहीं बनाते, हम ऐसे बना देते इस तरीके से, इसको हम लिख देते प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसा क्यों नहीं बनाते। आपको हम एनर्जी जब, घटते जाता है ऊपर जाने से। हाँ वो तो ठीक है, और एनर्जी के साथ साथ क्या है, जो 10% लॉ एनर्जी का ये आप बता रहे हैं वो तो ठीक है। जब आगे जाके आप सीखेंगे हायर क्लासेस में, तो वहां पे उल्टा ट्रायंगल वाला भी बनाएंगे आप, एनर्जी वही रहेगा, 10% लॉ ही, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को ही भेजेगा, लेकिन हम उल्टा बनाएंगे वहां पे। रीजन क्या है, उल्टा हम इसलिए बनाते हैं वहां पे क्योंकि जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर प्राइमरी कंज्यूमर्स के नंबर से कम होगा। तो एक्चुअली में जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पेस।
यानी ये ज्यादा पाया जाता है, तो हमने इसको यहाँ पे ज्यादा स्पेस जो है वो प्रोवाइड करके दिया है। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी फिलहाल तो हम काम चला रहे हैं इसको कैसे बना के अपराइट मतलब सीधा बना रहे हैं, और आगे जाके आप सीखेंगे कि जो ये पिरामिड हम बना रहे हैं एक्चुअली क्या है, इसको बोला जाता है पिरामिड शेप का। तो ये जो पिरामिड आप यहाँ पे बना रहे हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ऐसे नोट कर दीजिए। देखिए फिर मैं वापस इस पेज पे आ जाऊंगी, ऐसे लिख लीजिए। देयर आर बेसिकली three types of pyramids of food chain of living organisms in an ecosystem। ठीक है, अब ये जो थ्री टाइप्स हैं आपके पास, 1 2 3, देखिए नंबर 1, नंबर 2 and number 3। Number 1 is pyramid of energy, जो 10वीं क्लास में आपको पढ़ना है अभी, ठीक है। नंबर 2 इज पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर आसान है, ऑर्गेनिजम्स के नंबर के बेसिस पे हम लोग इसको प्लेस करते हैं। तो यही जब पिरामिड ऑफ नंबर देखना स्टार्ट करेंगे तो एक जगह एक्वेटिक इकोसिस्टम में, सी में, ओशन में क्या होता है, हम लोगों को उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है, ठीक है। और थर्ड है दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। बस अभी आपको नाम से मतलब है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास दैट इज इन क्लास 12, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास, 3 तरह के पिरामिड होते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, और स्पेशलिटी ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी की, या स्पेशल पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये कभी टेढ़ा नहीं, मतलब उल्टा नहीं हो सकता, जब भी होगा तो ये सीधा होगा। तो ऐसे लिख लीजिए, इसमें नोट करके आप लिख सकते हैं, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कॉपीराइटेड है ये, अपराइट। उसके बाद मैं आज की क्लास में आपको सिखा रही हूँ कि ये हमेशा अपराइट क्यों होगा। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, वो एक्चुअली एक क्लास में आप लोगों ने वो पीडीएफ की डिमांड करी थी ना, तो एक्सपोर्ट करते टाइम ना पता नहीं क्या टेक्निकल एरर आया, वो बीच में क्रैश कर गया और वो पीडीएफ था नहीं इसमें। तो मैंने उसको पूरा दोबारा से बना के आपको सेंड करा था, मतलब लिखा था, आपने नोटिस करा होगा थोड़ा चेंज होगा उसमें, मैंने रिकॉल करके वो बना के दोबारा से सेंड करा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे कन्वीनियंस के लिए, हालांकि मैं इधर से सेंड कर दूंगी आपको, रहा तो मैं सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। लेते चलेंगे, छोटी छोटी चीजें आपकी नोटबुक में ऑलरेडी होगा भी, ये नहीं है तो सीख रहे हैं तो और अच्छी बात है। चलिए, तो ये 3 तरह के पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब अभी जो हम देखेंगे, कितना जूल एनर्जी कहाँ पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर से इसका कितना नंबर है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कितने हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने हैं, टर्शरी कंज्यूमर कितने हैं, बस ये देखेंगे हम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दिस। और पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्री बनाती हूँ, हम लोग इसका बायोमास देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, इसका कितना बायोमास है। इसका एक बड़ा सा बनियान ट्री है, उसके नीचे 100 ग्रासेस हैं, लेकिन बायोमास के मामले में कौन ज्यादा हो गया, ये ट्री ज्यादा हो गया। तो उस तरीके से ये 3 ही तरह के पिरामिड होते हैं नेचर में, चौथा टाइप का पाया नहीं जाता है। 3 ही आपको पढ़ना है जिंदगी भर, ठीक है। आप जब जब ईवीएस की पढ़ाई करेंगे,
ये पेज हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे इस फूड चेन के बारे में, ठीक। तो ये चीज आपको स्पेशली पता है यहाँ पे कि जब हम इस फूड चेन को देखते हैं तो दीज आर प्रोड्यूसर्स। इसकी स्पेशलिटी क्या है? प्रोड्यूसर्स जो हैं यहाँ पे प्लांट्स हैं। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट्स हैं, ग्रीन एल्गी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? प्रोड्यूसर्स के अंदर आती है, ठीक है। देन द सेकेंड लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हम किसको देते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स और देन टर्शरी कंज्यूमर्स। टॉप कार्निवोर्स होते हैं यहाँ पे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम फूड चेन को बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी भी फूड चेन को बनाते हैं, तो उसकी खासियत ये होती है, अगर इसको एनर्जी ट्रांसफर करना है, अगर इसको क्या करना है, एनर्जी को नीचे से अब ये तो पता है कि टर्शरी कंज्यूमर तो प्लांट को एनर्जी देने से रहा, ये तो देगा नहीं। तो ये बातें तो आपको बचपन से पता है कि जब भी ये प्रोड्यूसर है यही ऊपर की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 लाख जूल मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस फूड चेन में पूरे नेचर में एक 10% लॉ फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? 10% लॉ। इसका मतलब है ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, सक्सेसिव मतलब प्रोड्यूसर के ठीक बाद वाला, ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल रिसीव्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स सक्सेसिव लोअर ट्रॉफिक लेवल। ये नीचे वाले अपने ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ ये 10% एनर्जी, 10% एनर्जी जो है ये क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लाख जूल लिखा है, तो 10% आप कम कीजिएगा, दैट इज यहाँ पे मैंने 10,000 जूल कर दिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? इसमें से और 10% कम करेंगे, दैट इज 1000, ठीक है। और अगर आप इसमें से 10% कम करेंगे, दैट इज 100। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ सैंपल पेपर वगैरह में, जब आप टर्न करके देखना स्टार्ट करेंगे वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फूड चेन कभी टर्शरी कंज्यूमर के आगे जाता क्यों नहीं? जाएगा तो तब जब ये आगे देने के लिए कुछ होगा, इसके पास बचता ही नहीं कुछ देने के लिए। तो ये आपने क्या सीखा कि ये फूड चेन जो है ये प्रॉपर एक 10% लॉ को फॉलो करने का काम करता है, ठीक है। और इसमें से हर एक स्टेप जैसे सीढ़ी की तरह है ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करके। तो इसमें से जो ईच स्टेप है वो एक ट्रॉफिक लेवल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल को, ठीक है। फटाफट मेरे साथ सब कॉपी करते चलिए। देखिए, ईच स्टेप, ईच स्टेप और लेवल of the food chain forms a ट्रॉफिक लेवल। पता ही आपको दिख रहा है, आपको खुली आंखों से सामने आपके एक ट्रॉफिक लेवल को ये बनाने का काम करता है। एक ही ट्रॉफिक लेवल बनाएगा, अब ऐसा नहीं कि एक स्टेप है तो ये इसमें हम बोले नहीं, प्रोड्यूसर्स में हम 2-3 ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे काउंट कर लेते नहीं, एक ही है यहाँ पे, ठीक है। और पहला, अब ये बच्चे बच्चे को पता है, अगर मैं आपको इस ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछूं कि इसमें से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? प्रोड्यूसर्स। अब कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होगा जो बोलेगा टर्शरी कंज्यूमर्स आर द प्राइमरी स्टेप या प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये एनर्जी का ट्रांसमिशन भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर से किधर जा रहा है? ये फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये कभी भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो ही नहीं सकता, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता ये, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाने का काम करते हैं। द ऐसे आपने एमसीक्यू में क्वेश्चंस देखे होंगे, देखा है ना आपने, सैंपल पेपर भरे पड़े हैं ऐसे करके। द ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है
जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और द प्रोड्यूसर्स आर at the फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। चलिए, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम ये टर्शरी के बाद कुछ होता है? आवाज कट रही है, फिर से बोलिए तो। मैम टर्शरी के बाद कुछ होता है? नहीं, टर्शरी वही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं समझे कि ये टर्शरी के आगे बढ़ता क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है। आप ही लोग जब सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन स्पेशली यही पूछा गया है कि ये कभी भी टर्शरी के आगे रन क्यों नहीं करता, तो उसमें रीजन लिखा जाता है बिकॉज टर्शरी कंज्यूमर्स हैव नथिंग टू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाएगा क्या, है ना? तो जिसकी वजह से ये आगे नहीं जाता। लेकिन जैसे वल्चर्स वगैरह के एग्जांपल है, पता है ना आपको? वल्चर्स वगैरह जो है वो, अब मान लीजिए कहीं पे टाइगर है, लायन है, वो तो वहां से डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाता है। वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो फूड चेन दूसरा टर्न हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? आगे जाके आप पढ़िएगा, डिट्राइटस, जो जैसे डेड चीजें हैं, मरे हुए सड़े हुए चीजों से मैम स्कैवेंजर्स वहां को से जो एक फूड डिकम्पोज चेन करते हैं। स्टार्ट होगा, दैट इज डिट्राइटस फूड चेन। ठीक है, इस पेज का फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ती हूँ मैं। इसको ऐसे कर देती हूँ मैं। ये हो गया है ना? आगे बढ़ू मैं? यस मैम। यस मैम। इसको मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। नंबर 1 2 3 लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, बट यहाँ पे हम 1 2 3 4 कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, एक पूरा पैरा ही खत्म हो जाएगा आपका इसमें। थर्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अभी अभी हमने लिखा ना, प्रोड्यूसर्स, लेक्चर ही खत्म सारा, है ना, जो बारी बारी से हम लिखते हैं। प्रोड्यूसर्स और ऑटो ट्रॉप्स, ठीक है, हो गया फिनिश। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की जब हम लोग बात करते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, क्या बोलते हैं हम लोग उसको दूसरी भाषा में? हर्बीवोर्स, है ना? मैम हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोल रहे हैं? मैम हेटेरोट्रॉप्स। हर्बीवोर्स। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं ना। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर सब आ जाएंगे, हर्बीवोर के आगे जितने भी है ना, सबको हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, है ना? देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल कार्निवोर्स आते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, स्मॉल कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स, ठीक है। देन
टर्शरी कंज्यूमर्स, टर्शरी, इसके आगे आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा, है ना। तो रीजन इसका ये है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वो अलाउ नहीं करता हमें उसके आगे जाने के लिए। रीजन ये टर्शरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स में अब यहाँ पे क्या है, टॉप कार्निवोर्स है या लार्जर कार्निवोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिखिए, लार्जर कार्निवोर्स। अगर इसका स्टेटमेंट बनाते कितना टाइम वेस्ट होता है ना, जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा ना, मैं वैसे बनाती, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स आर रेफर्ड एज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो ये हो गया शॉर्टकट में लार्जर कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स हो गया ये फिनिश। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी का फ्लो करने का काम कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे देखा था। लेकिन इन सब में जो प्राइमरी ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी का काम है वो कौन करेगा, ऑब्वियस है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, दैट आर प्रोड्यूसर्स। ये काम किसके जिम्मे है, कौन करेगा, ये जब भी करेंगे तो ये प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। और सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, यही एक क्या है यहाँ पे, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम लोगों को पूरे नेचर में, पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे इकोसिस्टम में, हर जगह ये क्या करता है, रेगुलेट होने का काम करता है इनडायरेक्ट वे में। अगर कोई पर्सन ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं तो 3 टाइम्स जब भी कोई भी मील मैं लेता हूँ तो मैं सिर्फ नॉनवेज खाता हूँ, भाई तो वो कहाँ से, उसकी बॉडी कहाँ से बन रही है। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, कोई अगर टर्शरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी यहाँ पे कंज्यूमर है, छोटे छोटे यहाँ पे जैसे हमने देखा कि स्मॉल कार्निवोर्स जो थे, अगर आप उसको खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं, नॉनवेज अगर आप खा भी रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो कुछ हम लोग आगे जाके डेटा करते हैं फटाफट, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें से तो खैर कोई वैसा कुछ क्वेश्चन है नहीं, एमसीक्यू में घुमाया जा सकता है बस, और कोई बात नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ 1% एनर्जी जो है सनलाइट का, ठीक है, उसको ही कैप्चर कर पाता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेटा, द ग्रीन प्लांट्स, द green plants in a टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, जो सॉइल पे सरवाइव कर रहे होते हैं उनकी बात करी जा रही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड पे जो सरवाइव कर रहे हैं उनकी बात करी जा रही है। वाटर में सरवाइव करने वाले प्लांट को अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे तो हम उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम लिखते हैं, बट हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कैप्चर अबाउट 1%, डेटा इज ओनली 1%, ये क्वेश्चन हो सकता है। 1%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंट एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स और फिक्स्ड एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स और ट्रैप्ड एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स। तो वहां पे 1%, 5%, 4% आपको ऑप्शन दिया जाएगा, किसको मार्क करेंगे, 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, एनर्जी ऑफ सनलाइट, ठीक है। मात्र 1% ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। किसका 1%, तो जो उसके लीव्स के ऊपर जो सनलाइट गिर रहा है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, कहा जा रहे हैं जो उसके लीव्स पे जा रहे हैं, एंड इसको फिर फूड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, फूड एनर्जी। अच्छा, फूड एनर्जी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, फूड एनर्जी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वाई आर वी कॉलिंग फूड एनर्जी हियर, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर जा सके इसलिए। देखिए फूड एनर्जी क्यों बोला जा रहा है पता है आपको, क्योंकि ये ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है ये,
ग्लूकोज बना रहा है, इसके लिए इनडायरेक्ट वे में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, एंड कन्वर्ट इट इनटू food energy. Food energy. The term food energy is used for glucose, that is C6H12O6. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम लोग 10% लॉ लिखते हैं, ठीक है। इसके सीधा 10% लॉ लिख के फिर हम लोग फूड वेब करते हैं। ये पेज हो गया, आगे बढ़ू मैं? यस मैम। चलिए, एक मिनट कुछ बोल रहे हैं उधर से कोई बच्चे? मैम, एक मिनट। हाँ, लिख लीजिए। चलिए अब बढ़े आगे, ठीक है। यस मैम। चलिए वेरी गुड। देखिए सीधा 10% लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड 10% लॉ? लिंडमैन ने प्रपोज किया था। किन्होंने प्रपोज किया था? लिंडमैन ने। पहले हेडिंग ही दे देते हैं हम लोग, 10% लॉ। 10% लॉ। हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं बिल्कुल साधारण तरीके से, सिंपल सी बात है, रटना नहीं है आपको। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, only 10% of energy, only 10% of energy obtained in a lower trophic level is trapped by next higher trophic level. higher trophic level जो है सिर्फ 10% ट्रैप कर पाएगा। अगर इसको और क्लियर करें, आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मूव कर रहा होगा, भाई 90% किधर गया? तो 90% आर लॉस्ट इन ट्रांसफर एंड रेस्पिरेशन ऑफ, ठीक है, ये रेस्पिरेशन वगैरह के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट यही लिख लीजिए, 10% लॉ was given by LINDEMAN। एक क्वेश्चन सीखा आपने, गिवन बाय लिंडमैन इन 1942। हो गया एक क्वेश्चन आपका। देन गिव स्टेटमेंट अबाउट 10% लॉ। व्हाट इज 10% लॉ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 10% लॉ? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी आपको आता है, दैट इज ओनली 10%, only 10% energy contained, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आ गया, energy contained in a lower trophic level is trapped by next higher trophic level.
the remaining 90% being lost in transfer energy and respiration losses. चलिए खत्म, फिनिश, बस ये 10% लॉ है। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, तो लास्ट में ये होता है, जाते 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 जो यूजेबल एनर्जी है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, वहां तक कुछ नहीं बचता। वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी जो है रिमेन्स आफ्टर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सो इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। ऐसा आंसर आप अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा अगर आपसे पूछा जाता है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू मेक अ फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, तो वहां पे आपको एक साफ सीधी सी बात बतानी है, the usable or remaining amount of energy is very little or negligible। कुछ बचा देगा क्या उसका 10% बेचारा, अगर 10 ही जूल बचता है वो देगा क्या आगे वाले को, उससे होना ही जाना क्या है किसी का, ये आपको वहां पे लिखना है। ठीक, अब अगर हम इस फूड चेन को कॉम्प्लेक्स करें तो नेचर में कोई कॉपीराइट लेके तो नहीं बैठा हुआ ना, कि अगर यहाँ पे एक फ्रॉग है, वो अगर एक छोटे से किसी इंसेक्ट को खा रहा है तो वो कॉपीराइट लेके बैठा हुआ है, बोलेगा नहीं मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं ही इस इंसेक्ट को खा सकता हूँ, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके ऊपर फीड नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो जब इसकी बारी आती है तब यहाँ पे बात किसकी आती है, फूड वेब की बारी आती है। किसकी बारी आती है, एक फूड वेब हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन आपको लिख देती हूँ, ज्यादा नहीं हम लोग इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, छोटे छोटे आसान से टॉपिक है, आपको समझ भी आ रहा होगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पे चल रहा है प्रॉपर, इन्होंने क्या किया हुआ है, चेन बना के रखा हुआ है। देखिए आपने बहुत सारे फूड वेब देखे होंगे, एक फूड वेब हम लोग देखते हैं आसान सा, फूड वेब कोई भी देखिए, सब क्या है यहाँ पे, बहुत सारे फूड वेब आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए कितना क्रिस क्रॉस मैनर में यहाँ पे तैयार है, ये देखिए फूड वेब। छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म कॉपीराइटेड नहीं है किसी अपर वाले लेवल के लिए कि हाँ बस यही इसके ऊपर फीड कर सकता है, थोड़ा ब्लड है ये, कोई और उसके ऊपर फीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में भी अच्छा फूड वेब आपका दिया हुआ है, समझने के लिए सफिशिएंट है ना। चलिए छोड़िए, इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे हैं, जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे खासियत क्या है, आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन से उठा के सबको कर दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब अगर ये ए ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे एक रैट है, ठीक है, अब ये रैट है अगर, तो उसको ये के भी खा सकता है, जे भी खा सकता है, आई भी फीड कर सकता है, एच भी फीड कर सकता है, जी भी फीड कर सकता है। ठीक है, अब ये सब जो बैठे हुए हैं उसमें भी क्रिस क्रॉस मैनर में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर ये के ऑर्गेनिज्म है तो इसको ये वुल्फ भी खा सकता है, माउंटेन लायन भी खा सकता है, एक कैट भी फीड कर सकता है इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे फूड वेब फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, फूड वेब। तो फटाफट लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन, चलिए फूड वेब लिखिए, दैट इज फूड वेब। अच्छा बना हुआ आपकी किताब में, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है, सिंपल सा है फूड वेब। चलिए बहुत सिंपल है आपकी किताब में। देखिए तो फूड वेब में क्या सीखा आपने, अगर हम ऐसे बोलें कि फूड वेब इज द एग्रीगेशन ऑफ वेरियस फूड चेन्स, तो ये भी तो सही है। एक सिंगल इकोसिस्टम में क्या है,
बहुत सारे जो आपके पास अवेलेबल है फूड चेन्स, उनको एग्रीगेट करके हम फूड वेब बनाते हैं। वेब मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग होता है ना। बस फिनिश। तो लिखिए यहाँ पे फूड वेब, बिल्कुल सिंपल साधारण लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ आपको, है ना। अ फूड वेब कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द फूड चेन्स, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है ये, ऑल फूड्स लिख दिया मैंने, ऑल द फूड चेन्स इन अ सिंगल इकोसिस्टम। मतलब हर एक इकोसिस्टम जो है वो अपना अपना फूड वेब कैरी करता है, ऑब्वियस है ना। अब पानी वाला जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो उठ के यहाँ टेरेस्ट्रियल वाले को तो खाने आएगा नहीं, तो कॉमन सेंस है ये। और ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, खत्म। इसके आगे आपको दिमाग नहीं लगाना। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन का पार्ट हो सकता है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ईच लिविंग organism each living organism in a single ecosystem in a single ecosystem is part of multiple food chains। देखा ही अभी अभी आपने, part of multiple food chains। बस फिनिश। चलिए ये पेज हो गया, आगे बढ़ू मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Yes, ma'am. चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप इस डायग्राम से समझ भी सकते हैं, क्योंकि आपके किताब में जब आप देखेंगे तो इसको बहुत डिटेल में बहुत सिंपलीफाई करके बताया जा रहा है। जैसे कुछ छोटी छोटी बातें मेरे से सुन लीजिए। ये जो आपने अभी अभी पढ़ा है यहाँ पे 10% लॉ ऑफ एनर्जी, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि सिर्फ 10%, सिर्फ 10% जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जाएगा। पहला पॉइंट, 10% लॉ ऑफ एनर्जी इज ओनली एप्लीकेबल इन यूनिडायरेक्शन। एक डायरेक्शन में ये फॉलो होगा, दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है दैट इज इरिवर्सिबल। सेकंड पॉइंट, ये सब कॉपीराइटेड पॉइंट्स हैं। ये कैसा है यहाँ पे इरिवर्सिबल है? अगर यहाँ पे एनर्जी जो आगे पास हो गई है उसको आप मार पीट के बोले नहीं भाई मेरे एनर्जी वापस करो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये चलता 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 जब आगे जा रहा है तो ये यूनिडायरेक्शनल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये जब भी होगा तो क्या होगा? ये यूनिडायरेक्शनल होगा। क्या होगा? ये यूनिडायरेक्शनल होगा। कहीं पे आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं नोट कर दूं अगर यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, ये पूरा का पूरा क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बताने जा रही हूँ जो 10% लॉ का उल्टा है। 10% लॉ का क्या है? अपोजिट है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको हटा देती हूँ मैं, इससे अच्छा तो आपकी बुक में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है
चाहे तो आप इसको बोलिए बायो मैग्निफिकेशन, और आप इसको बोलिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए, जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए वापस उसी ट्रॉफिक लेवल को पहले आप देखिए। अगर हम क्या करते हैं, किसी एक ट्रॉफिक लेवल को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज कीजिए ये क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है। टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी में क्या सीखा था आपको, कौन सी बात मैंने बताई थी कि अगर 10% लॉ ऑफ एनर्जी है, क्या है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी है। ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी में मैंने आपको बोला द डायरेक्शन इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को देखेंगे, किसको देखेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को देखेंगे, तो वहां समझिए कौन सी चीज है। आपको पता है दीज आर प्रोड्यूसर्स, अब आगे शॉर्ट में लिख देती हूँ, पता ही आपको, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। हमारे नेचर में जैसे डीडीटी है जो मॉस्किटोज वगैरह को भगाने के लिए इसका फ्यूमिगेशन करते हैं, धुआं उड़ाते चलते हैं, देखा होगा आपने। मरकरी है, दो इसके क्लासिक एग्जांपल है, इसको कोई बदल नहीं सकता है आज के डेट में, डीडीटी एंड मरकरी। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि अगर इसको आपने नेचर में दिया, प्रोड्यूसर को दिया, किसको दिया, प्रोड्यूसर को दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं, जो भी वेजिटेशन है, इसके जड़ों में मान लीजिए ऊपर आपने डीडीटी का छिड़काव किया, पहले कहानी समझिए, लिखना तो खैर बहुत आसान है। पहले आपने क्या किया, यहाँ पे डीडीटी का छिड़काव किया पूरे में, ठीक है। रूट्स के थ्रू कंज्यूम करके क्या इसके पूरे पार्ट्स में, प्लांट पार्ट्स में नहीं जाएगा, जाएगा, जाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर को तो यही खाना है ना। जैसे अगर किसी वेजिटेबल फ्रूट को आप खरीद के लाते हैं और उसको जब वो एग्रीकल्चरल फील्ड में था या ट्री में था, उस टाइम अगर किसी ने उसके ऊपर किसी केमिकल को स्प्रे किया होगा, उसका असर आप उसको वॉश करके थोड़ी निकाल लेंगे, उसके अंदर से नहीं निकाल सकते, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जब कोई केमिकल टॉक्सिकेंट, डेफिनेशन सिखा रही हूँ, जब कोई केमिकल टॉक्सिकेंट हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में, हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में, जैसे 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 आप यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, टॉक्सिकेंट ईच एंड एवरी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, वो ईच एंड एवरी जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, मतलब ठीक उसके बाद वाला, उसमें वो अपने आप को क्या करता है, बढ़ाता जाता है। इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन बहुत सिंपल सा जो है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे, देखिए। इंक्रीजमेंट ऑफ एनी टॉक्सिकेंट एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। लिख लीजिए मेरे साथ साथ। इंक्रीजमेंट ऑफ एनी टॉक्सिकेंट, मतलब आपको पता है क्या होता है, जहरीली चीजें जो होती हैं। इंक्रीजमेंट ऑफ एनी टॉक्सिकेंट एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक level is known as biomagnification. Biomagnification. एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी अभी कि why is it increasing?
मतलब डीडीटी या मरकरी गया, एग्जांपल लिख लीजिए, तो वो इंक्रीज कैसे कर रहा है? रीजन ये है, गॉड ने किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया ही नहीं कि कोई डाइजेस्ट कर सके उसको। अब प्रोड्यूसर्स के अंदर था, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, और प्राइमरी कंज्यूमर ने भी अपने लाइफ टाइम में किसी तरीके से कहीं से बाहर से एक्वायर किया होगा, मिल गया, दोनों क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड हो गया, एक्यूमुलेशन हुआ उसका, इकट्ठा हुआ वो, तो इकट्ठा होते होते ऊपर की तरफ ये बढ़ता जाता है, ये रीजन है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये बढ़ क्यों रहा है, तो आपको साफ सीधी सी बात बोलनी है, देयर इज नो एनी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स को डाइजेस्ट करने की कोई फेनोमेना गॉड ने बना के नहीं भेजा है। अब कोई प्लास्टिक खा जाए तो उसका डाइजेशन थोड़ी होगा, नहीं होगा, है ना? तो ये रीजन है इसका। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, DDT एंड मरकरी। DDT एंड मरकरी क्या है? इसकी क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे आप अपने घरों में चावल ला रहे हैं, वेजिटेबल्स ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, कोई भी चीज खरीद के लेके आ रहे हैं, तो क्या उस पे पेस्टिसाइड रेसिड्यूज नहीं होते? होते हैं। कई बार तो इतना ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करा होता है कि वो रूट्स के थ्रू उसके अंदर जा चुका होता है। ठीक है, आप लाख बार उसको धो लें लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, हम लोग अब लास्ट का एक टॉपिक कर रहे हैं जहां पे हम ओजोन के बारे में जिक्र करेंगे, आपकी बुक का। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हाँ, एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एक चार्ट मैं आपको शो जरूर कर देती हूँ। 12th की एनसीईआरटी किताब में मेरे ख्याल से शायद वही होना चाहिए, मैंने कभी देखा नहीं इसमें सर्च करके। उस डायग्राम से बहुत अच्छा समझ आता है, वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे हैं हालांकि। ये देखिए एनसीईआरटी 12th का ये डायग्राम है, देखिए बहुत साधारण तरीके से अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझना चाहते हैं तो ये है, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। होता है ना कि विजुअली अगर बच्चों को कुछ दिखता है तो उनको ज्यादा अच्छा समझ आता है। देखिए बहुत छोटी सी बात है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का है। किसका एक्वेटिक इकोसिस्टम? बाद में ये, अब पानी के अंदर, यहाँ पे वाटर में, सपोज कीजिए, देखिए डीडीटी का ही यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी। ठीक है, सपोज कीजिए वाटर में, पानी में घुला हुआ जो डीडीटी था वो 0.0000003 ppm था, ये पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, फिर ये कितना हो गया? 0.04। अब इससे ये क्या है? ज्यादा है। अब ये मत बोल दीजिएगा नीचे वाले में ज्यादा जीरो है तो ये ज्यादा हो गया, इतना मैथ तो सबको आता है ना। ये क्या है? इससे ये ज्यादा हो गया। फिर क्या हो गया? 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। स्मॉल फिश ने भी इसको खाया नीचे वाले को, तो ये और इकट्ठा कर लिया इसने। लार्ज फिश अब स्मॉल फिश के ऊपर सर्वाइव कर रही है, इसने 2 पार्ट्स पर मिलियन एक्यूमुलेट कर लिया अपनी बॉडी में। अब एक फिश ईटिंग बर्ड है जो कहीं से उड़ता फिरता आया, इसने देखा अच्छा ये पानी के ऊपर घूम रही है, ये इसको निगल के खा के चलता बना, इसकी बॉडी में चला गया 25 पार्ट्स पर मिलियन। दैट इज increment of any toxicant at each successive trophic level is defined as biological magnification। याद हो गया सबको, है ना? चलिए पहले इसमें तो, इस पेज में तो कुछ है नहीं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके नेक्स्ट वाले डायग्राम का ले लीजिएगा। ये हो गया, इसके और डायग्राम वाले पेज का भी ले लीजिएगा, वो भी अच्छा डायग्राम है, आपकी 12th की एनसीईआरटी किताब का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू मैं, देखिए अब इसका ले लीजिए,
देखिए अब फटाफट ओजोन लेयर पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब टॉपिक ये है कि जो सारी चीजें हैं उसमें एक ह्यूमन बीइंग ने अपनी क्या एक्टिविटी जो है, इसको हम अगर शॉर्टकट में बोले, शायद पहले मैंने आपको समझाया है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस क्या मतलब हुआ इसका? ह्यूमन एक्टिविटीज। सारे फसाद की जड़ तो यही है, जो ह्यूमंस हैं इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, सारी चीजों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस जो हैं, तो बहुत सारी, सबसे पहली चीज क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन हो रहा है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो एक लाइन लिखिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, ओजोन पे चलती हूँ, क्योंकि इसको आज फिनिश करना है मुझे, 20 मिनट और बचा हुआ है। लिखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज आर responsible for pollution of environment, pollution of the environment। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, देन हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक करेंगे कि जब ये कर ही रहा है, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट की तरह है। पता है आपको, जो सन के बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाने का काम करता है, उसमें डिप्लीशन भी किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ओजोन लेयर की बात करते हैं, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, पहली बात, ओजोन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय O3। ओजोन इज रिप्रेजेंटेड बाय O3। O3 से हम इसको क्या कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ओजोन इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन is formed by 3 atoms of oxygen। How many atoms of oxygen form an ozone? तो आप क्या टिक करेंगे? 3। ठीक है, atoms of oxygen। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑक्सीजन जो है, नॉर्मली जब आप देखते हैं, जो नेचर में हमारे फ्री फंड में घूमता चलता है, दैट इज O2। और ओजोन जो है ये डेडली पॉइजनस भी होता है, लेकिन ओजोन अगर ऊपर की तरफ ये एक ब्लैंकेट की फॉर्म में एक शील्ड प्रोवाइड करने का काम करता है अर्थ को। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इज ओजोन शील्ड्स द, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शील्ड्स द, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ
from the UV radiation, UV, that is ultraviolet radiation. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर आता है अर्थ पे तो बहुत सारे स्किन कैंसर है, ये वो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, आगे जाके यूवी बी रेडिएशन से आप सीखेंगे आगे जाके क्लासेस में। बहुत सारी चीजें हैं जो ये कॉज करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ को इससे बचना जरूरी है। रेडिएशन कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सन। ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ। स्किन कैंसर हो सकता है इससे ह्यूमन बीइंग्स को। अब देखिए ये यूवी रेडिएशन जो है, अगर ये हाई यूवी रेडिएशन हुआ तो ये करता क्या है? अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया है कि O3 इज ओजोन। ठीक है, करेगा क्या? बोलेगा अच्छा तुम O3 हो, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये इसको तोड़ने का काम करता है, स्प्लिट करने का काम करता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन में तोड़ देगा और एक फ्री ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो O है उसमें तोड़ देगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका डिप्लीशन देखेंगे, बस फिनिश। ओजोन at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule अब अगर यूवी रेडिएशन हाई एनर्जी का हुआ, द हाई एनर्जी the high energy UV radiations, थोड़ा हैंग कर रहा है, 1 मिनट। High energy UV radiations split some molecular oxygen into, अब ऑक्सीजन को आप तोड़ेंगे, क्या मिल सकता है आपको? O और O को अलग कर दीजिए, इनटू फ्री ऑक्सीजन, दैट इज O, ऑक्सीजन एटम्स। अब ये क्या करेगा? जब आपने O और O दोनों को तोड़ दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया? दोनों को तोड़ दिया है, तो अगर ये फ्री में घूम रहा है तो ये बोलेगा भाई मैं चला गया यहाँ पे, और O2 अगर इसको मिलेगा इसके साथ जुड़ जाएगा, ये है, ये भी किसी O2 के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे क्या? ये O3 बनाने का काम करते हैं। बस ये छोटी सी बात है,
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद रिएक्शन लिख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, दीज एटम्स, दीज फ्री ऑक्सीजन एटम्स, फ्री ऑक्सीजन atoms then combine with the molecular oxygen to form O3 or ozone that can be represented as, अब O2 है, पहले यूवी रेडिएशन ने क्या किया, इसके ऊपर अपना असर दिखा के पहले तो मजे में तोड़ दिया, इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये ओ छुट्टा घूम रहा है, इसकी मर्जी, ये जिसके साथ कंबाइन करे, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, इसके साथ जब ये कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको ओजोन में कन्वर्ट कर देगा। बस इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ देंगे। अब हम लोग रीजंस देखते हैं किसकी वजह से ये डिप्लीट होता है, घिसता किसकी वजह से है ओजोन लेयर जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग घरों में फ्रिज है, एयर कंडीशनर्स है, एसी है, ये सब कुछ हम लोग गर्मियों में, फ्रिज तो खैर अब सालों भर यूज होता है सबके यहाँ, तो इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब करते क्या है, ये जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन मतलब घिसना होता है। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। चलिए, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कुछ है नहीं हालांकि इसमें। तो ये किसकी वजह से होता है, रीजन क्या है इसका, सिंथेटिक केमिकल्स लाइक, सिंथेटिक केमिकल्स लाइक, शॉर्ट में हम लोग उसको CFC बोलते हैं, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLORO, फ्लोरो, FLUORO, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। ठीक है, ये हो गया। FC डाटा याद रखिएगा, फ्लोरो जब हम लोग लिखते हैं FLO नहीं होता, FLUO होता है, फ्लोरो कार्बन्स। एस लगा दीजिए, यहाँ पे भी FCs कर दीजिए। which are used in, किस किस चीज में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने वाला जो होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स, EXTINGUISHERS, फायर एक्सटिंग्विशर्स। इन रेफ्रिजरेंट्स मतलब ठंडा करने के लिए कोई चीज है तो वो भी इस्तेमाल करेगा इसका। एंड एक जो आपको पता नहीं होगा शायद, डिओड्रेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें से जो स्प्रे करते हैं तो उसमें से भी ये निकल रहा होता है, रेफ्रिजरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स।
इन सब में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो करता क्या है, यहाँ पे ओजोन लेयर के डिप्लीशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब लास्ट आपका एक टॉपिक है, दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब इसमें लिखने वाली कोई बात है नहीं, जहां तक समझाने की बात है मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, अगर कोई गार्बेज ऐसा है जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, आगे जाके आप क्लासेस में, हायर क्लासेस में एक आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए वाटर की बात हम लोग करते हैं, तो हम एक पढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एसटीपी। बहुत सारी चीजें आप ऐसी, ये एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसके लिए किया जाता है? जो सीवेज का गटर वटर का पानी है उसको ट्रीट करके तब फिर वापस नेचुरल रिजर्वोयर में गिराया जाता है। इसके ऊपर ध्यान कौन दे रहा है? कोई नहीं, बस बोलने की बात है। जब स्पीच दिया जाएगा वहां पे जितने पॉलिटिशियंस से जाके खड़े होकर स्पीच दे देंगे, करोड़ों करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे किस तरीके से जो वैसा वाटर है पोल्यूटेड, वो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको क्या करना है, मैनेज करना है। किस चीज के लिए? ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी हो। अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होता तो हार्म किसको होगा? हमें ही होगा, है ना। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट का आज का जो सिनेरियो और आज की जो कंडीशंस है वो कहीं से भी क्या नहीं है, टोलरेबल नहीं है। आपको खुद भी पता होगा, जहां पे आप रह रहे हैं, जिस जिस भी जगह में रह के आप अपने ब्रीदिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंप्लीटली जितना होना चाहिए उसका पैरामीटर हेल्दी होने का वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में ये जो सारी चीजें जो पाई जाती हैं, जैसे गार्बेज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अगर आप एक छोटा सा चिप्स का पैकेट ले रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो उसकी चारों तरफ क्या है? रैपर है। कौन डिकम्पोज करेगा उसको? किसी को कोई मतलब ही नहीं कौन डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से दिया भी गया है। लास्ट में आपको एक सेक्शन दिया गया है सोचने के लिए, दैट इज थिंक इट ओवर, ऐसे करके आपको लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए शुरू में क्या हुआ कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, कूलर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आप ट्रेन वगैरह में चलते थे, आज भी मिलता है, अब तो खैर ट्रेंड आ गया इधर। तो उसके लिए क्या है, बोला गया कि जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर का बना है, दैट इज कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो बोला गया कि इतना ज्यादा मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसके लिए अगर हम इतना ज्यादा टॉप सॉइल को स्क्रैच करेंगे तो ये भी हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए। दूसरी बात, फिर क्या हुआ, बोला गया नहीं हम डिस्पोजेबल कप लेके आएंगे। तो अभी डिस्पोजेबल कप चल रहा है ट्रेंड में बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे लोगों का मत ऐसा है, वो ऐसा बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इतना ज्यादा पेपर कप यूज कीजिएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रीज वगैरह हैं उतना कट करना पड़ेगा उनको बनाने के लिए। प्लास्टिक कप, इसको तो खैर बहुत पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है, नेचर में वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से डिस्पोज नहीं होता है। तो ये आपका चैप्टर था। और जहां तक हम बात करें आपके चैप्टर के बैक क्वेश्चंस की, तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, उसको आप करेंगे। और अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी, जैसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये सब जो क्या है डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको स्लॉट दिया गया है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये सब आप इसको कीजिएगा एक बार बैक क्वेश्चंस के साथ साथ सैंपल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर इस चैप्टर में कोई डाउट होगा पूछिएगा मेरे से। इस चैप्टर में यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लियर है? बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लियर है? হ্যালো হ্যালো क्लियर है? हाँ, ম্যাম, বলছি একটু পার্সোনাল কথা ছিল আপনার সঙ্গে। আপনার ফোন নাম্বারটা দেবেন? अच्छा ठीक है, ठीक है। হ্যাঁ, বলুন নাম্বারটা।